देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, एनएलएम का जो अगला पार्ट है वो फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम फ्रिक्शन हमारा एक तरह का नेसेसरी इविल है। बचपन में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल। हमारे चलने के लिए तो सहायक है, पर चप्पल भी घिसता है कि नहीं? गाड़ियों में टायर चलने के लिए सहायक है, पर टायर घिसता है, पैसा भी घिसता है उसके साथ। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या होता है? कहीं पे भी अगर दो बॉडी हैं, दो सरफेसेस हैं, और आपस में स्लाइड करें या रोल करें, स्लाइड करें या रोल करें, तो उनके सरफेस के अलोंग फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ये क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। मोशन को क्या करेगा? अपोज। तो ये क्या है? एन अपोजिंग फोर्स which come into play when one body either sliding or rolling over another surface of another। ठीक है, मतलब क्या? जैसे मान लो धरती माता है, हमारे पास एक बॉडी है ऐसी कुछ। जब ये आगे की तरफ इसको हम खींचेंगे F4 से, तो एक फोर्स आएगा प्ले में जो इसके मोशन को अपोज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। उसे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। ऐसे अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, ये हमारा रफ सरफेस है, तो जब बॉडी ऐसे रोल करती है तो क्या होता है? ये जो बॉडी का पार्टिकल है वो क्या करता है? धरती माता को पीछे प्रेस करता है, तो यहाँ फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन इसको क्या क्या करता है? आगे मूव कराता है। किधर मूव कराएगा? आगे। तो रोलिंग जब करोगे, रोल ऐसे कर रहे हो, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे। ठीक है, यहाँ पे रोलिंग मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन आया वो किधर लगा? आगे। जैसे बहुत एक कॉमन सवाल है कि एक साइकिल है, ठीक है, सबने साइकिल देखा ना? नहीं देखा तो अभी देख लो। ये साइकिल है, साइकिल में यहाँ पे आपका पैडल लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे आपके जो गियर होते हैं उनसे एक चेन बंधी होती है ऐसे। ग्राउंड पे हम साइकिल मूव करती है, तुम कहोगे इसमें तीलियां नहीं है, लो तीलियां भी आ गई। ठीक, तो आपको बताना है कि जब साइकिल हम चलाते हैं तो कौन से पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगता है? बताइए। दोनों पहियों पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताना है कि आगे वाली पहिया पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और पीछे वाले पे किधर लगेगा। बताइए, अकल लगाइए, तुम अकल लगाओ भाई। बताओ, आगे वाले पे पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे वाले पे किधर लगता है? यही तो तुम्हें बताना है। मैं सिंपल, साइकिल आगे बढ़ रही है, यहाँ पे पेडल दबाया गया, साइकिल आगे बढ़ी, आपको बताना है इस वाले पहिए पे फ्रिक्शन कहाँ किधर लगेगा, इस वाले पहिए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा। देखो क्या हो रहा है भाई, इसको तुमने प्रेस किया ना, अब ये सरफेस अपने आप घूमेगा, तो ये घूम ऐसे रहा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, आगे की तरफ लगेगा ना। तो इस वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे लगेगा जो साइकिल को आगे बढ़ाएगा। जैसे हम चलते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन हमें किधर पुश करता है? आगे। फ्रिक्शन हमें किधर पुश करता है? हम लोग धरती माता को पीछे प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो धरती माता फ्रिक्शन जनरेट करती है, तो फ्रिक्शन हमको आगे की तरफ पुश करता है। यहाँ पे पहिया अपने आप घूम रहा है, घूमना चाह रहा है, फ्रिक्शन यहाँ क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो पहिया ऐसे घूमना चाहता है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा ना, तो फ्रिक्शन आगे लगा तो उसकी वजह से साइकिल क्या हो गई? आगे बढ़ी। इस पहिए पे आ जाओ, ये पहिया तो अपने आप घूम नहीं रहा है, अब फ्रिक्शन इस पे क्या काम करेगा भाई? ये आगे की तरफ पुश होना चाहेगा ना, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, और ये पहिए इसको रिम को ऐसे घुमाएगा। बात समझे? अकल काम करी। अब कार पे आ जाओ, हमारे भारतीय कार में इंजन कौन से पहिए पे होता है?
मैं 4x4 थार की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आप लोगों की स्विफ्ट कार हो, जो ऐसी छोटी मोटी कारें उनकी बात कर रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पे, आगे वाली पहिया और पीछे वाले पहिया पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन, इंजन आगे है, पीछे वाली पहिया खुद से घूमती है, आगे वाली पहिया इंजन घुमाता है। आगे वाली पहिया कौन करता है? तो जो भाई इंजन पहिया, ये पहिया अपने आप ऐसे घूमना चाह रहा है, ये घूमना नहीं चाह रहा, तो भाई इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? आगे। और जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको आगे खींचना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे, और इसको ऐसे घुमाएगा। वहां फ्रिक्शन आगे बढ़ा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन पहिया को गोल गोल घुमा रहा है। ऐसे साइकिल में देखो, पीछे वाला पहिया क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है, और आगे फ्रिक्शन क्या कर रहा है? गोल गोल। बात समझ में आई? कुछ कुछ क्लियर हुआ दिमाग में? फील आया फ्रिक्शन का? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रिक्शन हमारा होता क्या क्या है, कितने टाइप का। तो हमारा फ्रिक्शन बेसिकली 3 टाइप का है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या हुआ कि जब तक बॉडी रेस्ट में है, अभी आगे समझा रहे हैं। दूसरा हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा है? मतलब लिमिट करने वाला फ्रिक्शन। तीसरा आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब हम चल रहे होंगे तब। तो इन्हीं तीनों पे हमें बात करना है, ठीक। तो नोट कर लीजिए फट से। अब देखिए, तो पहला जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? लिखो, लिखो, एन अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स come into play up to the extent body does not move। मतलब क्या हुआ? मान लो हमारा ये सरफेस है, इस पे तुम क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, एफ। क्या लगा रहे हो? फोर्स। किसी बॉडी को आप धक्का दे रहे हो, अपनी जगह से खिसक ही नहीं रही अपनी जगह से। इसका मतलब क्या हुआ? जितना फोर्स तुम लगा रहे होगे उतना अपोजिट में कोई लगा रहा होगा, तभी तो बॉडी नहीं हट रही है। तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अप्लाइड। जब तक कि बॉडी अपनी जगह से हिल नहीं जा रही है तब तक आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा? फ्रिक्शन। तभी बॉडी हट नहीं रही है। दूसरी चीज एक आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? मतलब लिमिट करने वाला, उतना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसके बाद बॉडी मूव करने लगे। मतलब देखो, आप एक लिमिट है ना, फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल, एक समय आएगा कि जरा सा फोर्स बढ़ाया तो बॉडी क्या हो जाएगी? मूव कर जाएगी। क्या होगी बॉडी? तो जहां से बॉडी जस्ट मूव करना शुरू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब वो क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या है? तो लिखो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, maximum static frictional force at which body just tends to move, body just tends to move। इट मीन्स आपकी बॉडी वहीं पे जस्ट चलने ही वाली है, तुरंत चल देगी। तो भैया हम देखिए क्या हुआ बात। अब इसके बारे में क्या कहें, तो हमारे पास आए लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन।
क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जो फ्रिक्शन होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आएगा म्यू, जिसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए? मींस ये क्या होगा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं कितना होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसी बॉडी को, ठीक है। एक बॉडी हमने लिया, क्या, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, हाँ नीचे हो जाए। देखिए हमने एक बॉडी लिया, इसका मास जो दे दिया हमने वो दे दिया 20 kg, कितना दिया, और म्यू कितना दे दिया 0.2, ठीक। और इस पे फोर्स लगाया गया F, ठीक, समझ गए। अब इसमें कहे कि बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, बताइए क्या बताए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। इसका नॉर्मल रिएक्शन देखो एन लगेगा, नीचे क्या लगा 20 g, तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 0.2 म्यू हो गया, और एन हमारा हो गया 20 इंटू जी हो गया 10, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। कितना आएगा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 40, कितना होगा 40। अगर हमने फोर्स लगाया 20, अगर हमने लगाया फोर्स 20, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये है लिमिटिंग। मतलब इस बॉडी पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो कितना हो सकता है 40। लेकिन अगर हमने लगाया 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, हमने क्या पढ़ा है, जब तक बॉडी नहीं चल रही है तब तक जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। मतलब फ्रिक्शन कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। कैसा है, जितना जरूरत होगा उतना लगेगा। अब तुम कहो कि हम इधर से 20 लगा रहे हैं फ्रिक्शन, वहां उधर से 40 लगा देगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। फ्रिक्शन किसके हिसाब से लगेगा, तुम्हारे हिसाब से। तुमने लगाया 20 तो उसने लगाया 20, तुमने लगाया 30 तो उसने लगाया 30, तुमने लगाया 40 तो उसने लगाया 40। मैक्सिमम लिमिट है कि 40 लगेगा, उसके बाद फ्रिक्शन बढ़े। उसके बाद अगर तुमने लगा दिया 45 न्यूटन का फोर्स, तो बॉडी अपने आप क्या होगी, चलने लगेगी। बॉडी क्या हो जाएगी, और उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। उस समय क्या आ जाएगा, बात समझे, नहीं समझ में आया। हमने क्या समझा कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शन है। मतलब किसी बॉडी पे हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन अलग सकता है, पर जरूरत जितने की होगी उतने ही लगेगा। बात समझे। इसके बाद दूसरा लॉ क्या कहता है, ये इट एक्ट टेंजेंशियली अपोजिट टू relative motion along contact surface। हमने क्या देखा, फ्रिक्शन हमेशा क्या लगाता है, मोशन के अपोजिट कांटेक्ट सरफेस के अलोंग टेंजेंशियली। मतलब ये जो सरफेस है इसके टेंजेंशियली इधर लगेगा। हम मोशन अगर इधर होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट। समझ गए। तीसरा हमारा क्या कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है इस पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो कोई बॉडी का 2 मीटर स्क्वायर एरिया कांटेक्ट में है और नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, और किसी का 4 मीटर स्क्वायर एरिया सरफेस कांटेक्ट में है, उसका भी नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20 न्यूटन। तो दोनों पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, सेम। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, सेम। चौथा क्या कहता है, इट डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। मतलब क्या हुआ, ये किस पे डिपेंड करेगा, रफनेस ऑफ सरफेस पे, कि जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑन करो। क्या कहता है,
ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर बात हो काइनेटिक फ्रिक्शन की, अभी हम एक एक फ्रिक्शन को समझ लें फिर सवाल करेंगे, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लिखिए, एन अपोजिंग फोर्स come into play when one body either sliding or rolling over the surface of another। ठीक है, जब बॉडी चलने लगेगी, जब बॉडी मूव करने लगेगी, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या होगा? F इक्वल टू म्यू के इंटू एन। वो क्या होगा? और ये फ्रिक्शन क्या होगा? जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे क्या होगा? थोड़ा कम। उससे क्या होगा? थोड़ा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, इधर फ्रिक्शन है, इधर क्या है? अप्लाइड फोर्स। इधर क्या है? ठीक। अगर इधर हमारा फ्रिक्शन, इधर अप्लाइड फोर्स है, तो क्या होगा? शुरुआत में जब फोर्स जीरो, फ्रिक्शन जीरो। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा क्या, जब हमारा म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा वहां पे? यहाँ पे मैक्सिमम होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा उस समय? अब इसके बाद भी फोर्स बढ़ाया तो क्या होगा? बॉडी चलना शुरू करेगी। क्या करेगी? जब चलना शुरू होगी तो अचानक से काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? घट जाता है। जैसे चलना शुरू करती है अचानक से काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये तुरंत जाने के बाद क्या होगा? यहाँ से घटेगा। और इसके बाद जब चलने लगेगी तो बॉडी का काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? ये यहां से यहां पे हमारा क्या है? म्यू के इंटू एन, जो कि एक हो गया कांस्टेंट वैल्यू। बात समझे नहीं समझे? जब तक बॉडी चल नहीं रही थी, जितना फोर्स हम लगा रहे थे उतना लगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा? जैसे बॉडी चलना शुरू हुई, फ्रिक्शन घट गया और क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने एक बॉडी ले लिया ऐसी, इसका मास है 8 kg, म्यू हमारा कितना है? 0.2। म्यू हमारा कितना है? हम यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्स हमारा लगाना क्या करें? शुरू। तो हम इसको जरा पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जब हमने फोर्स लगाया कितना, हमारे यहाँ पहले तो देखिए कि मैक्सिमम फोर्स लग कितना सकता है फ्रिक्शन? म्यू एस इतना है और म्यू के हमारा कितना है? 0.1। म्यू के हमने क्या कर दिया? 0. म्यू एस हमारा 0.2 है, म्यू ये 0.15 कर दिया। कितना कर दिया? 0. अब देखिए जरा, हमने क्या किया? सबसे पहले देखा कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू एम जी। क्या लग सकता है? म्यू एम जी हमारा कितना है? म्यू हमारा 0.2, पहले 8 इंटू जी कितना? 10। कितना आ गया? ये 16 न्यूटन। कितना आया? और काइनेटिक फ्रिक्शन जरा हम चेक कर लें कितना बन रहा है। हमारा 0.15 इंटू 8 इंटू 10 कितना बनेगा हमारा? 12 न्यूटन। कितना बनेगा? कितना बनेगा? 12 न्यूटन। अब चलिए, एक बंदा था, उसने पहले फोर्स लगाया कितना? हम एक चार्ट बनाते हैं। पहले उसने फोर्स लगाया 4 न्यूटन। कितना लगाया? चलो 0 न्यूटन लगाया। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रिक्शन, यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जब इसने लगाया 0 न्यूटन अप्लाइड, ये फोर्स कैसा है? जब हमने लगाया 0 तो फ्रिक्शन भी 0, एक्सेलरेशन भी 0। हमने लगाया 2 न्यूटन। कितना लगाया? फ्रिक्शन कितना लगा? 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है? 0।
हमने लगाया 4 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगा 4 न्यूटन, एक्सीलरेशन कितना है 0। हमने लगाया 8 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगा 8 न्यूटन, एक्सीलरेशन क्या है 0। हमने लगाया 15 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन, एक्सीलरेशन क्या है 0। हमने लगाया 16 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना है 16, एक्सीलरेशन कितना है 0। हमने लगाया 17 न्यूटन, हमने कितना लगाया। अब क्या होगा, बॉडी चल पड़ेगी, क्या होगी बॉडी। अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, यानी कितना लगेगा 12 न्यूटन, कितना लगेगा। अब हमने लगाया 20 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगेगा 12 न्यूटन, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया कांस्टेंट, इसके बाद क्या हो गया, बात समझे नहीं समझे। जब से बॉडी चल पड़े तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया कांस्टेंट, जब तक बॉडी नहीं चल रही थी जितना हम लगा रहे थे उतना ही लगा रहा था, ठीक है। मैक्सिमम, ये क्या है मैक्सिमम लिमिट है जहां तक बॉडी नहीं चलेगी, बात समझे। इतना नोट कर लिए, तब कुछ टर्मिनोलॉजी और बताएं, नोट करिए। तो हमने देख लिया, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग डाल लीजिए क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज। ये सब डेफिनेशन स्कूल में भी पूछा जाता है। तो पहला हम देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या कई बार एंगल ऑफ कांटेक्ट भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ जाता है एंगल ऑफ। तो देखिए हमने क्या दिया, देखा एक हमारा ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा, क्यों, और हमने फ्रिक्शन कहाँ लगना है, इधर ऐसे लगना है, तो इसको हम यही बना दे रहे हैं। इसके वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब इन दोनों का वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालें तो किधर आएगा, यहां बीच में ऐसे कहीं आएगा आर वेक्टर, वो क्या है। तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन, इसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए। तो क्या इसको डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ आई। हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लिया, इधर आया पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से। अब फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आया उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन से देखा तो हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर यहां देखो ध्यान से, फ्रिक्शन अगर निकालें तो फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू एन, क्या है। यहां देखो अगर इसको हम परपेंडिकुलर कह लें तो और निकालें tan थीटा, क्या निकालें, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, फ्रिक्शन, क्या है, इधर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन हो गया अपॉन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, क्या हो गया अपॉन। अब फ्रिक्शन वहां देख चुको है क्या, म्यू इंटू एन अपॉन एन, ये हो गया हमारा tan थीटा। एन ने एन को मार दिया तो म्यू इक्वल टू क्या आया, tan थीटा। या कई बार तुमको ऐसे लिखा मिलेगा, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस, ठीक है, ऐसे भी लिखा। या म्यू इक्वल टू tan थीटा हम लिख सकते हैं, जहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या थीटा हम कहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। बात समझते। अगर मैं कहूं कि हमारा जो म्यू है वो 1.3 है, वो √3 है, म्यू हमारा क्या है, √3, क्या है। तो हमारा तुमसे पूछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो कितना होगा,
अरे ये √3 हो गया, या tan थीटा, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, बात समझ में आई? इतना नोट कर लीजिए फट से। अब बात आती है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए अगर इंक्लाइंड प्लेन है, कैसा है, और यहां पे कोई ब्लॉक रखा है, क्या रखा है कोई, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ये थीटा तो इधर क्या लग जाएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या लग जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, इस ब्लॉक को ये नीचे स्लाइड करना चाहेगा, लेकिन अगर इसको हम इंक्लिनेशन कम करते जाएं तो हो सकता है एक समय इसका जो नीचे की तरफ आना है वो क्या हो जाए, रुक जाए। अगर ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे एक अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, क्या लगेगा एक, तो जिस एंगल पे फ्रिक्शनल फोर्स और इंक्लाइंड वाला फोर्स बराबर हो जाएगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब बॉडी स्लाइड करना रुक जाएगी अपने वेट की वजह से। ठीक है, तो लिखो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच a body on the inclined plane does not slide down. A body on inclined plane does not slide down. तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम कहें F इक्वल टू क्या हो जाए, mg sin थीटा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg, जबकि हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन। क्या होता है, यहां से अगर n देखो, n है कितना हमारा, म्यू mg cos थीटा, इन दोनों को वहां रखो तो क्या मिलेगा, इसको म्यू एस mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। यहां से हमारा mg मर गया, तो म्यू एस इक्वल टू क्या मिला, tan थीटा। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं tan थीटा s। क्या कह सकते हैं, tan थीटा। तो म्यू एस इक्वल टू ये भी किसके बराबर होगा, tan थीटा s के। अगर हम इस थीटा s के बराबर एंगल रखेंगे, अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो बॉडी नीचे स्लाइड नहीं करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुश इट। क्या है, इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुश इट। तुमने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में एक रोलर होता है ना, सबने मैच देखा ना, रोलर होता है, रोलर को क्या करता है आदमी, ऐसे खींचता है, ना कि ऐसे धक्का देता है। ऐसे रोलर को धक्का देना मुश्किल है और खींचना क्या है, आसान। तुमने कभी दिमाग लगाया कि सब ट्रेन में इंजन आगे ही क्यों होता है, कार में इंजन आगे ही क्यों रखते हैं, ट्रैक्टर आगे होता है, ट्राली पीछे क्यों होती है, ऐसा है ना। ऐसा इसलिए है कि किसी चीज को पुश करना मुश्किल होता है, पुल करना आसान। ये हमको प्रूव करना कि कैसे होता है, बात समझे। तो क्वेश्चन इसके साथ लिखिए, एक्सप्लेन, इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुश इट, एक्सप्लेन। इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुश इट, एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए आज का टाइम हो गया है, तो इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पुल करना आसान होता है पुश करने से रोलर को, ठीक है, या किसी भी बॉडी को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे, ये सवाल करेंगे और इन सब कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक, थैंक यू।